तो आइए शुरू करते हैं। वर्णमाला में व्यंजन देखते हैं। व्यंजन, व्यंजन किसे कहेंगे? व्यंजन किसे कहेंगे? तो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं यानी जिसको बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है, यानी स्वर के बिना व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण में यहाँ पर लिखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण देखें इसमें, तो पहले में आ जाएगा स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। तो इसमें स्पर्शी व्यंजन देखेंगे तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है, यानी क से म तक, क से म तक होता है। तो स्पर्शी व्यंजन को लिखेंगे तो इसमें आएगा क वर्ग, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। फिर इसमें आ जाएगा च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। फिर इसमें आ जाएगा ट वर्ग, ट, ठ, ठ, ड, ढ, ड़। फिर इसमें आ जाएगा त वर्ग, त वर्ग, फिर इसमें आ जाएगा प वर्ग। यानी ये हो गया स्पर्शी व्यंजन। ये स्पर्शी व्यंजन हो गए। ये 25 होते हैं, यानी 5 इधर से 5 इधर से 25। ये वर्ग में होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण में स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं और इसमें कौन आएंगे? तो इसमें आएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आएगा। ये कौन होते हैं? तो य, र, ल, व। अब इसमें आ जाएगा, अब इसमें आ जाएगा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स, 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 ह। इस प्रकार से इसमें देख लिए कि स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन स, स, ह, ये होते हैं। तो इसमें कुल
व्यंजनों का संख्या देखें तो कितना हो गया, ये 25, 25 4 29, 25 4 29 4 33, यानी कि व्यंजनों की संख्या देखें तो कितना हो गया व्यंजन, व्यंजन कितना हो गया, व्यंजन कुल व्यंजन कितना हो गया, तो 33। अब इसमें आते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन जिन्हें उच्छिप व्यंजन भी बोला जाता है। ड, ये नीचे बिंदी रहता है, और ढ, ये उच्छिप व्यंजन हो गए। तो इन दोनों को मिला दें तो कितना हो गया, अब व्यंजन, व्यंजन अब देखें तो व्यंजन कितना हो गया 33। कहाँ से, स्पर्शी, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनको मिलाकर 33 और प्लस ये हो गए 2, कितना हो गए 33 2 35 व्यंजन, 35 व्यंजन हो गए। और इसमें आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इसमें आएंगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्रव्याश्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। इसमें कौन से वर्ण मिले हैं तो इसमें क, आधा क, ये हलंत लगा है, यानी ये जो स्पर्शी व्यंजन लिखे हैं ना, इन सब में हलंत लगा लीजिए, सब में हलंत होगा, सब में हलंत लगा लीजिए, हलंत ही रहेगा सब में, सब में हलंत। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये बना है क और मूर्धन्य स से, ये बना है त प्लस र से, ये हलंत वाला त है, और ये ज प्लस य से मिलकर बना है, और ये जो मिलकर बना है स प्लस र से मिलकर बना है। तो संयुक्त व्यंजन कितने हो गए 4। तो इसमें व्यंजन में अब 4 जोड़ दें तो कुल व्यंजन कितना हो गया 39। कुल व्यंजनों की संख्या कितना हो गया 39। अगर पूछे स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं तो 25। अब कुल व्यंजनों की संख्या पूछे सभी को मिलाकर तो 39 व्यंजन होते हैं। और इसमें अब इसमें जोड़ दिया जाए स्वरों को तो स्वर कितने होते हैं 11 स्वर होते हैं, तो कितना हो गया 50। और 50 हो गए, और 2 होते हैं अयोग्यवा और विसर्ग, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा 52, यानी कुल वर्णों की संख्या कितना हो गया 52 होता है। अब देखते हैं प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर यहाँ पर प्राण का अर्थ हवा से है, किससे है हवा से है, यानी प्राणत्व के आधार पर देखें तो प्राण का अर्थ होता है हवा से। अब इसके आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, यानी इनके 2 भेद होते हैं। पहला अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा हो गया महाप्राण, महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण मतलब वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलती है तो वहां पर अल्प प्राण होगा, और वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से ज्यादा हवा निकलती है तो वहां पर महाप्राण होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं जिन
वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु या हवा निकलती है उन वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो हर वर्ग का पहला, फिर तीसरा और पांचवा वर्ण आ जाएगा। यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकले, मुख से अधिक हवा निकलती हो उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे में देख लें कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ग। अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और। अब इसमें देखते हैं किस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं और परीक्षाओं में इनको आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि व्यंजनों को लिख लेते हैं, स्पर्शी व्यंजन को। तो इसमें आएगा क, ख, ग, इस प्रकार से समझेंगे बहुत आसानी से। क्या करना है इसमें कि दोनों को शुरू करते हैं अ से। तो एक में आएगा अल्प प्राण, और एक होता है अघोष, ये हो गया। यानी कि इसमें देखें तो जो पहला ये लाइन आ रहा है ऐसे स्तंभ में, ये वाला, तो पूरा ये क्या हो गया, अल्प प्राण और अघोष, ये पूरा। पहली पंक्ति में देखें ये वाला, तो क्या होगा, ये क, च, ट, त, प, तो ये क्या हो गया, अल्प प्राण और अघोष होते हैं। अब कैसे याद रखना है देखिए, अब इसी क्रम में लिखेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। पहले अल्प प्राण लिख लिए, तो फिर लिखेंगे क्या, महाप्राण, यानी कि इसमें का जितना भी आएगा ये क्या हो गया, महाप्राण। अब क्या आएगा, अल्प प्राण, तो यहां पर लिखते हैं अल्प प्राण। फिर यहां पर आएगा महाप्राण, फिर आएगा अल्प प्राण, ये हो गया। यानी कि अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए ये महाप्राण पूरा हो गया, ये अल्प प्राण हो गया, ये महाप्राण हो गया, ये अल्प प्राण हो गया। अब इसमें अघोष वाले में 2 बार अघोष को लिख दीजिए, अघोष। इसके बाद जितना आएगा वो सघोष, यानी घोष भी लिख सकते हैं और सघोष भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, घोष, यानी सघोष भी लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में
लिख लेंगे और इनको बता देंगे। मान लीजिए कि पूछ दिया ध महाप्राण है। ध क्या है? महाप्राण है। पूछ दे कि घोषत्व के आधार पर बताइए, तो सघोष है। न क्या है? अल्पप्राण है, सघोष है। ख क्या है? महाप्राण अघोष है। ब क्या है? अल्पप्राण सघोष है। भा क्या है? सघोष महाप्राण है। इस प्रकार से परीक्षाओं में बनाकर हम लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं और ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो इस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं। आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। तो अब इसमें पूछेगा कुछ भी तो आप लोग बता देंगे। हमें उम्मीद है कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा और इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग बता देंगे। अब इसमें देखते हैं ये तो स्पर्शी व्यंजन में बता दिए कि कौन अल्पप्राण है, अघोष है, महाप्राण है, सघोष है ना। ये तो स्पर्शी में केवल हुआ है। और इसमें आते हैं अंतस्थ में कौन क्या है, फिर उष्म में क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं अंतस्थ वाले को कौन कौन आते हैं इसमें। तो आप लोगों को याद होना चाहिए य, र, ल, व। य, र, ल, व। अब इसमें देखिए ये क्या आया है? स। तो स मतलब सघोष। स से यही है, सघोष ही है। बाकी स से इसमें देखें अल्पप्राण में तो एक अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण, और एक महाप्राण होता है, और एक सघोष होता है, सघोष, और एक अघोष होता है। तो इसमें क्या हो गया? ये सघोष। स से सघोष एक ही है इसमें सघोष। तो इस स से क्या हो गया? सघोष। यानी य, र, ल, व ये जितने भी हैं ये क्या है? सघोष हैं। ये क्या है? सघोष हैं। य, र, ल, व सघोष है। अब ये सघोष हो गया। अब क्या बचा है? तो अ वाला बचा है, मतलब अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण है। यानी ये सघोष अल्प प्राण है, अल्प प्राण। समझ में आ गया? यानी अंतस्थ व्यंजन में देखें य, र, ल, व, तो ये क्या है? तो ये स का मतलब हो गया सघोष। एक ही स होता है, मतलब इसका मतलब हो गया सघोष। अब एक सघोष हो गया, तो सघोष हो गया तो इसको अघोष बोल नहीं सकते, है ना। तो अघोष बोल नहीं सकते, तो एक बचा है। अब प्राण महाप्राण में बचा है, अल्प प्राण और महाप्राण में बचा है, तो क्या हो गया? असे अल्प प्राण। तो ये क्या हो गया? अल्प प्राण, य, र, ल, व और सघोष हो गया। ये हो गया अंतस्थ वाले में, क्लियर हो गया। यानी सघोष अल्प प्राण हो गया अंतस्थ वाला। यानी पूछ दे कि ल क्या है? ल तो सघोष है, अल्प प्राण है। व क्या है? अल्प प्राण, सघोष है। अब इसी में हम लोग उष्म वाले के बारे में बात कर लेते हैं। उष्म व्यंजन के बारे में। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो स, स और एक और होता है हा। एक होता है हा होता है। इसको साइड में क्यों लिखे हैं अभी बता देंगे। ये साइड में क्यों लिखे हैं अभी पता चल जाएगा कि क्यों लिखे हैं। अब देखिए इसमें क्या है। इसमें देखें तो उष्म स है ना। तो म मतलब क्या हो गया? महाप्राण, महाप्राण। अब म से एक ही चालू है, महाप्राण। म से एक ही चालू है, महाप्राण, है ना। तो महाप्राण हो गया, तो एक ही चीज महाप्राण और अल्प प्राण नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही चीज को अगर बोले स को तो मुख से ज्यादा हवा निकलेगा। अब स को बोलेंगे तो ज्यादा हवा निकल गया तो कम तो निकलेगा नहीं, मतलब ये क्या हो गया? महाप्राण हो गया। अब घोषत्व के आधार पर देखें तो ये क्या होगा? तो अघोष होगा। क्या होगा? अघोष होगा।
घोष। आ के समान बना है उ, तो अघोष ये हो गया। यानी कि स वाले क्या हो गए, महाप्राण अघोष हो गए, महाप्राण अघोष हो गए। अब हा की बात कर लेते हैं, तो हा क्या होता है, तो हा महाप्राण होता है, महाप्राण होता है, लेकिन ये सघोष होता है, सघोष होता है, इसलिए हा को अलग लिखे हैं। यानी महाप्राण तो होता है लेकिन सघोष होता है। क्या होता है, सघोष होता है। हा को बोलेंगे तो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। महाप्राण मतलब हा को बोलेंगे तो मुख से अधिक हवा निकलेगा, है ना। और स को अगर बोले तो मुख से ज्यादा हवा निकलेगा, लेकिन स्वर तंत्रिकाओं में जो कंपन की बात करें तो कंपन नहीं होगा। तो ये उष्म व्यंजन की बात हो गई। तो स क्या हो गए, महाप्राण अघोष हो गए। हा इसमें क्या है, महाप्राण और सघोष हो गया। अब इसमें और बात कर लेते हैं। तो इसमें आइए अब देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो इनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ से होते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं क व, आप देखिए अब ये क वर्ग किससे बोला जाता है, तो कंठ, कंठ से, कंठ, कंठ से बोला जाता है। च वर्ग तालु से, च वर्ग तालु से बोला जाता है। अब ट वर्ग किससे बोला जाता है, मूर्धा से यानी मूर्धन्य से। त वर्ग किससे बोला जाता है, दंत से। और प वर्ग ओष्ठ से, ये बोले जाते हैं। यानी कंठ से क्या बोले जाते हैं, तो क वर्ग क ख ग घ अंग। तालु से च वर्ग च छ ज झ इय। मूर्धा से ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ अड़। दंत से त वर्ग त थ द ध न। ओष्ठ से प वर्ग प फ ब भ म। यानी क वर्ग ये है, यानी क से चालू है तो इनको नाम दे दिया गया क वर्ग। च से चालू है तो च वर्ग, ट से चालू है तो ट वर्ग, त से चालू है त वर्ग, प से प वर्ग। इनमें 5 होते हैं एक वर्ग में, यानी क वर्ग में 5 होगा, च वर्ग में 5 होगा, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5 होते हैं। यानी कि इसमें अब बात कर ले तो कंठ से क्या बोला जाएगा, क ख ग। तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओठ से, ये बोले जाते हैं। अब इसमें और आता है, तो अब बाकी जितने हैं उनको हम यहाँ पर एक ट्रिक से हल करके देख लेते हैं। तो देखिए कता मुदओ, कता मुदयो। अब इसमें ये वर्ग का बात कर ले इसका, तो कंठ से क मतलब होता है कंठ, क मतलब क्या होगा, कंठ हो जाएगा, कंठ। ता मतलब तालु यानी तालव्य। मु मतलब मूर्धन्य या मूर्धा। द मतलब दंत। और ओ मतलब ओष्ठ, ओष्ठ या ओष्ठ, ये हो गया। अब इनका लिखे तो क वर्ग पूरा कंठ से बोला जाएगा, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धन्य से, और त वर्ग दंत से, और ओ प वर्ग ओष्ठ से बोले जाते हैं। यानी कचट कचट तप, कचट तप, कचट तप। नीचे याद कर लीजिए कता मुदयो, कता मुदयो, कचट तप कता मुदयो। यानी कंठ
से क्या बोले जाते हैं? क वर्ग। तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, दंत से त वर्ग, ओष्ठ से प वर्ग बोले जाते हैं। क मतलब हो गया कंठ, ता मतलब तालु, मु मतलब मूर्धा, द से दंत, ओ से ओष्ठ। अब इसमें देख लेते हैं कि और इसमें स्वर हैं तो उनको किस प्रकार से बोला जाता है। तो आइए इसी ट्रिक पर हम देखते हैं। यहां पर लिख देते हैं क, ता, मु, द, ओ। आप लोगों को मालूम हो गया कि क से कंठ होता है, ता से तालु, मु से मूर्धा, द से दंत, ओ से ओष्ठ होता है। अब इसमें बात करते हैं तो पूरा ये वाला आप छोड़ देंगे कि क वर्ग से च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसको अब यहाँ पर देख लीजिए कि क्या होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कंठ और तालु से मिलकर क्या बोला जाता है और कंठ से क्या बोला जाता है। तो यहां पर देख लेते हैं अ, आ, और इसमें विसर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विसर्ग। विसर्ग आ जाएगा और इसमें ह, यानी कंठ से क्या क्या बोला जाएगा? तो अ, आ, विसर्ग और ह बोला जाता है। कंठ ओष्ठ से क्या बोला जाएगा? तो कंठ ओष्ठ से ए, आय बोला जाता है। ए, आय बोला जाता है। अब कंठ और ओष्ठ से क्या बोला जाता है? तो ओ, औ बोला जाता है। ओ, औ बोला जाता है। किससे? कंठ और ओष्ठ से ओ, औ बोला जाता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं तो ओष्ठ से क्या बोला जाता है? तो ऊ, ऊ, ऊ बोला जाता है। और दंत से क्या बोला जाएगा? तो पहले दंत ओष्ठ को देख लेते हैं। दंत ओष्ठ से क्या बोला जाएगा? तो वह बोला जाता है। दंत ओष्ठ से क्या बोला जाएगा? वह बोला जाता है। अब इसमें बात कर लेते हैं ता की। तो ता में, ता मतलब तालु, तालव्य, ई, छोटी ई, बड़ी ई बोला जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं तो य तालु से बोला जाएगा, र मूर्धन्य से बोला जाएगा, ल दंत से बोला जाएगा। अब ल में क्या आ जाएगा? लरी आ जाएगा। इसमें ऋषि द आ जाएगा। किससे बोला जाएगा? मूर्धन्य से, मूर्धा से। अब इसमें बात कर लेते हैं तो स, बड़ा स तालव्य से बोला जाएगा और मूर्धन्य स जो होता है मूर्धा से बोला जाता है और छोटा सा जो होता है वो दंत से बोला जाता है। यानी कि तालव्य से देखें तो य, ई, य, स, मूर्धन्य से र, ऋषि, मूर्धन्य, और दंत से ल, लृ, स, और ओष्ठ से उ। कंठ तालव्य से ए, ऐ, कंठ ओष्ठ से ओ, औ। यानी इस प्रकार से इनको इस ट्रिक से यानी इस ग्राफ पर हम लोग इनको आसानी से याद कर सकते हैं और इसमें भूलने का भी चांस बहुत कम रहेगा। जब एक बार दिमाग में छप जाएगा तो ये हमेशा के लिए छप जाता है, यानी कि ये याद ही रहता है, भूलता नहीं है जल्दी। तो ये हो गया इतना। ये वाला जो हो गया ये कंठ वाला हो गया और ये मूर्धा वाला और ये दंत वाला और ये ओष्ठ वाला। इस प्रकार से हम वर्णों का उच्चारण स्थान देख लिए कहाँ से होता है। इसमें इतना लगभग हो गया, इतने में सब कुछ आ जाएगा। अब हम लोग जितना पढ़े हैं उनका आप देख लेते हैं कि व्यंजन जब पढ़े हैं तो वर्ण पढ़े हैं तो वर्ण कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। किस प्रकार से कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर एक नजर में उसको देख लेते हैं। तो वर्ण लिखते हैं यहाँ पर। वर्ण, वर्ण में क्या पढ़े हैं? तो पहले पढ़े हैं स्वर। क्या पढ़े हैं? स्वर। फिर क्या पढ़े? व्यंजन।
व्यंजन पढ़े। फिर इसमें क्या पढ़िए, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। अब इसमें क्या पढ़े हैं, अभी यहाँ पर 52 वर्णों को हम गिन कर बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। एक वीडियो इसका ट्रिक जो बताए हैं, इसका एक वीडियो और YouTube पर है। तो इसमें द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। इसमें फिर बात करें तो अयोग्य वा, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, द्विगुण व्यंजन प्लस अयोग्य वा। और इसमें क्या पढ़े हैं तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं। तो अब इसमें गिन लेते हैं कितने स्वर कितने होते हैं, तो 11 स्वर। व्यंजन कितने, व्यंजन कितने, संयुक्त को छोड़कर व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन 33। स्पर्शी व्यंजन कितने, 25 प्लस स्पर्शी व्यंजन 25, और इसमें व्यंजन में उष्म वाला आएगा कितना, 4, और इसमें अंतस्थ वाला आएगा 4। कितना हो गया, ये 33 हो गया। अब द्विगुण व्यंजन कितना आएगा, 2 आएगा। अयोग्यवाह कितना आएगा, 2 आएगा। अयोग्यवाह विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। संयुक्त कितना आएगा, 4 आएगा। अब जोड़ लेते हैं कितना हो गया, इसको जोड़े तो ये 33 हो गया। 33, 11 और 4 4 8, कितना हो गया, 8 9 10 11 12, 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, कितने हो गए, 52। कितने वर्ण हो गए, 52 वर्ण। इस प्रकार से हम लोग 52 वर्णों को पढ़ लिए। कौन कौन, तो 11 हो गए स्वर, 33 हो गए व्यंजन, 2 हो गए द्विगुण, 2 हो गए अयोग्यवाह और 4 हो गए संयुक्त। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।